हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन का। आप सबको पता है कि किसने बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा हल्का सा हिस्टोरिकल एंगल सीखेंगे और फिर इसी हिस्ट्री में हम देखेंगे कहां से कहां तक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहां से कहां तक कॉन्स्टिट्यूशन बना। और थोड़ा सा हम हिस्ट्री जब सीखेंगे उसके बाद हम सीखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो कैसे बनी। ठीक है, अब यही हमारा आज का टारगेट रहेगा इस लेक्चर में। डरिए मत, आपको लगता है बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ऐसे समझाऊंगा आपको हर एक बात समझ में आने वाली है, चाहे आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। स्टार्ट करूंगा मैं हल्का सा हिस्ट्री जानना आपको जरूरी है। स्टार्ट करूंगा मैं 1600 से। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है। क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। इनका मेन मोटिव ट्रेड होता है। जब ये यहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने के बाद ही इनका मोटिव चेंज हो जाता है। ट्रेडर्स से रूलर्स ये बन जाते हैं। अब यहां पे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसको पहले पहचाना, अंडरस्टैंड किया इन्होंने कि मराठास, जाट्स, सिख्स, मुगल्स आपस में लड़ते हैं और फिर आपस के अंदर भी लड़ाई है इनमें। मुगल्स के अंदर भी लड़ाई थी। तो ये जब अंडरस्टैंड करते हैं कि मराठास के अंदर से भी लड़ाई और बाहर ग्रुप से भी लड़ाई, एक दूसरे की लड़ाई जो है, इन्होंने इसका फायदा उठाया। और मैं ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना आपको जानना पॉलिटिकल एंगल से जरूरी है कि 1765 में इनको मिलती है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है। दीवानी का मतलब अब इनको ताकत है कि ये कलेक्ट करे रेवेन्यूज, टैक्स कलेक्ट करे। टैक्स कलेक्ट आपसे कौन करता है? गवर्नमेंट। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लोगों से टैक्स करने लगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। चलो ठीक है, मान लिया। तो यहां पे पता चलता है ट्रेडर्स से ये रूलर्स बनते हैं। 1765 में एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है। 1764 का बैटल ऑफ बक्सर है, उसी का ये रिजल्ट है दीवानी। ओके, उतना हमें नहीं जानना है। अब देखिए 1765 से एंजॉय करती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, मजे करती है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहां पे इंग्लैंड में दिखाती है बहुत कम पैसे, हम तो कुछ नहीं कमाते, लेकिन इंडिया से इतना ज्यादा ये लूटते हैं, इतना ज्यादा कमाते हैं, ब्रिटिश में बहुत कम दिखाते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉय करती है। वहां का पार्लियामेंट बोलता है अरे भाई ये तो गलत हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी मजे कर रहा है, उनको कोई पूछताछ नहीं है हमारी कंट्री से। वो गए इंडिया और वहां पे लूटमार करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं देते, हमें कुछ नहीं दिखाते। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस कंपनी को जो इंडिया आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश बोल रहा है, तो ब्रिटिश ने कंट्रोल किया अपनी ही कंपनी को जो इंडिया आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1773 में। आपने देखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब चलाना। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया, चलाया, और इस रूल को पड़ता है नाम कंपनी रूल, जो कि 1773 से स्टार्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। ओके, मतलब उसके बाद ही आता है दूसरा रूल, उसको बोलते हैं क्राउन रूल। समझो इस बात को पहले। 1773 से लेके 1853 तक आपको लगता है कंपनी रूल है, मतलब कंपनी चलाती है सब कुछ। ना, ऐसा नहीं है। कंपनी तो है सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों के सामने, मगर यहां पे देखो 1773 में क्या होता है? ब्रिटिश कंट्रोल करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी रूल है, मगर असल में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इस कंपनी को चलाता है। ठीक है, हमारे सामने ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन चलाता है? ब्रिटिश क्राउन, पार्लियामेंट। कब से? 1773 थे। तभी तो बहुत सारे यहां पे कानून आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह वगैरह एक्ट आते हैं, उतना नहीं पढ़ना। अब देख लीजिए 1857 में रिवोल्ट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना
ब्रिटेन का पार्लियामेंट बोलता है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आपको इंडिया में हमने कितना सिखाया क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद भी रिवोल्ट हो गया, आप खत्म। अब खुद डायरेक्ट पार्लियामेंट ब्रिटिश मतलब क्राउन रूल करेगा, कंपनी खत्म हो गई। इस कंपनी रूल में भी कंपनी तो थी सामने, लेकिन असली कंपनी को चलाता था ब्रिटेन। लेकिन फिर बोला कंपनी को आप एंड हो जाओ पूरी तरह से। अब डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये ब्रिटिश क्राउन की, डायरेक्ट आएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करने के लिए इंडिया को। उसी को बोलते हैं क्राउन रूल। तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होती है जब तक आजादी होती है 15 अगस्त 1947 तक। इस दरमियान का रूल जो है, इसी रूल को बोलते हैं क्राउन रूल। ठीक है, अब याद रखना इस क्राउन रूल के दौरान ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है। मैं बताऊंगा 15 अगस्त 1947, ये लिखा है 15 अगस्त 1947 जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इसी इंडिपेंडेंस डे के साथ ये क्राउन रूल खत्म हुआ, यहां से यहां तक क्राउन रूल था। लेकिन याद रखिए आप, इसी क्राउन रूल के इस टाइम पे 1947 पे आजादी मिली, लेकिन 1946 9 दिसंबर 1946 से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब थी? 9 दिसंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया कब से? 9 दिसंबर 1946 से। कब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना? 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बना। आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 में। अरे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ इस डेट पे, इनैक्ट हुआ इस डेट पे, एडॉप्ट हुआ इस डेट पे। हाँ, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, वेट करो, शायद आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना होगा, और क्यों हुआ वो भी दे दूंगा रीजन। फिलहाल इतना समझो कि क्राउन रूल के लास्ट पीरियड पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उनकी पहली मीटिंग इस डेट पे होती है और कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे बनता है। बीच में जो टाइम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, यही हमारा टॉपिक है। बीच में टाइम है, कितना लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना? 2 साल लगे, 11 मंथ्स 18 डेज। यहां से यहां तक 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज होते हैं, और इतना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, समझ लिया इतना। अब इतना समझ लिया तो इतना भी समझ लो आप, 1947 आपको क्या लगता है? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी पूरी तरह। सर क्या बोल रहे हो, इसको तो हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं 15 अगस्त 1947। फिर ये इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं है? सॉरी, फिर इसमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिली? पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिली आपको 1950 पे। याद रखना, आपके इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त पे आप डोमिनियन बने, इंडिपेंडेंट नहीं बने। डोमिनियन का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री हो, आप इंडिपेंडेंस डे मनाओ, मगर इंटरनली आप फ्री हो। एक्सटर्नली मतलब कि एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन, डिफेंस, आपके मेन चीजों जो है ना, वो अभी भी ब्रिटिश के हाथ में है। उसी को बोलते हैं डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब इंटरनली आप आजाद हो, कर लो, बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन, जो करना है कर लो, लेकिन मेन अथॉरिटी अब भी ब्रिटिश के पास है, उसको बोलते हैं डोमिनियन। तो 1940 से पूरी तरह आजाद नहीं हुआ, सेमी इंडिपेंडेंट हुआ। लगता है आपको इंडिपेंडेंस डे, लेकिन थोड़ी आजादी मिली, और उसी को बोलते हैं डोमिनियन। हम थे डोमिनियन, ओके, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान अलग अलग बने। लेकिन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और हम डोमिनियन नहीं रहते हैं, हम सॉवरेन रहते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है 100% इंडिपेंडेंट। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम, ताकतवर, किसी के अंडर नहीं, कोई बात किसी के अंडर नहीं, ना ही डिफेंस, ना ही एक्सटर्नल अफेयर, ना ही कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं। तो 1950 पे आप पूरी तरह इंडिपेंडेंस, हम मतलब इंडिया पूरी तरह इंडिपेंडेंस हो गया। और इसी 1950 को ही 26 जनवरी का डेट रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस डे पे फॉर्म नहीं हुआ,
फॉर्म तो इस डेट पे हुआ, इनैक्ट इस डेट पे हुआ, अडॉप्ट इस डेट पे हुआ, इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, इफेक्ट में आया, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेट, ठीक है। ओके, अब एक सवाल आया था एक बार, जरा जरा बता इन दो डेट्स में से क्यों मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, नीचे कमेंट कीजिए। वो मैं आगे बता दूंगा क्योंकि हमें पढ़ना है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन और बाकी बातें, और उसमें भी कंफ्यूजन होता है 1929 और 1930, बच्चों को कंफ्यूजन होता है उस पे भी, पूर्ण स्वराज क्या था, 26 जनवरी 1930 था, ये 1929 क्यों होता है, किताबों में दो दो डेट क्यों होते हैं। अरे हम हैं ना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। एक्चुअली 1929 में बात डिसाइड हुई थी, 1930 का 26 जनवरी क्या था, मतलब रखा गया था एज पूर्ण स्वराज डे। चलो उसी दिन समझाऊंगा, मतलब कल समझाऊंगा, इस पे कल वीडियो आएगा। देख लीजिए यहां पे तक आपने समझ लिया, अब पूरी तरह आजाद हुए, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब तो हम पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से यहां तक कैसे बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम लास्ट में समझेंगे 2020 के करंट अफेयर्स थोड़े से, 103rd अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2020 में यह हुआ, शेड्यूल को कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन, ठीक है ना, लेजिस्लेचर में। इसी तरह आर्टिकल 370 का रिमूवल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, एनपीआर, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करंट अफेयर में होंगे और मैं आपको ये क्लियर करूंगा। अब 1950 तक डोमिनियन इंडिया था, लेकिन पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहा, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना, काफी टाइम लिया उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ओके, अब हम बात करेंगे बाई फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले मैं देखूंगा टाइम कितना हुआ। ओके, 12 मिनट से अब अच्छी तरह आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। देख लीजिए भाई, इसी क्राउन रूल के दरमियान मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्लान होगा और हो गया स्टार्ट, और 1934 में सबसे पहले आइडिया देता है एक बंदा जिसका नाम है एम.एन. रॉय, जो कि बी.एन. राव नहीं है, एम.एन. रॉय है ये। एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। ब्रिटिश का कोई रिएक्शन अभी नहीं आया, ये तो इंडिया का रिएक्शन है, फिर यहां पे आपको ब्रिटिश का रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये तो इंडिया बोल रहा है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन ब्रिटिश की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे बोलता है हमें बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के देगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ब्रिटिश के बगैर, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बगैर, ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग होगी और हम चुनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वही बनाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने। अब अडल्ट फ्रेंचाइज इस डेट पे इसने बात की, लेकिन ब्रिटिश ने कभी भी अडल्ट फ्रेंचाइज पे कोई वोटिंग नहीं की थी पूरी हिस्ट्री में। ब्रिटिश जो वोटिंग कर रहा था, क्यों इसने बोला अडल्ट फ्रेंचाइज, क्यों इस बात पे जोर दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो वोटिंग कर रहा था इससे पहले उसको बोलते थे लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जो अडल्ट हो गए वो वोट डालेगा। लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है जिसके पास टैक्स होगा, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, जो अमीर होगा सिर्फ वो वाला बंदा वोट डालेगा। तो यहां पे इसने एक जबरदस्त बात बोली, अडल्ट फ्रेंचाइज, जो जो 18 साल क्रॉस किया है, अडल्ट है, वो डालेगा वोट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनने के लिए। देखिए जब ये बात हुई तो ब्रिटिश को लगा अरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा उनको। अब हम पढ़ेंगे यहां पे ब्रिटिश का रिएक्शन, ब्रिटिश ने क्या रिएक्शन दिया। एक तो यहां से फोर्स चल रहा था भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दो। दूसरा भी कोई रीजन था, वो है वर्ल्ड वार सेकंड हुआ 1939 में 1945 तक, इसी दौरान ये चेंजेस आई और जापान भी राइज हो रहा था
ईस्ट में, ठीक है, मतलब जापान भी राइज हो रहा था एशिया के साइड पे, और वर्ल्ड वार सेकंड भी का भी फोर्स था। इस वजह से कुछ प्लान्स दिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को। अच्छा, अभी भी क्राउन रूल है, देखो 1914 मैंने आजादी तक तो क्राउन रूल चला, क्राउन रूल में ये प्लान्स आ गए। सबसे पहले 1940 में प्लान दिया इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ऑफर दे दी, अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940 को ये ऑफर दी गई। क्या ऑफर दी गई? देखिए इंडियंस, आप हमको सपोर्ट कीजिए वर्ल्ड वार में, और वर्ल्ड वार के बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देगी, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बहुत सारे इंडियन इससे ही खुश नहीं थे, क्या डोमिनियन, पूरी तरह इंडिपेंडेंस दे दो। और भी कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट क्यों किया बताऊंगा। इस अगस्त ऑफर में जबकि वाइसराय था लिंगलित गो, और इसी वाइसराय ने ये रखा था इंडियंस के सामने अगस्त ऑफर, लेकिन अगस्त ऑफर फेल हुआ। फेल होने का रीजन क्या है? फेल होने का रीजन है पहला ये कि सपोर्ट हम करेंगे आपको, वार के बाद आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दोगे, तो इसलिए फेल हुआ। डोमिनियन की बात कर रहे हो, बहुत सारे बोल रहे थे डोमिनियन का, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस दे दो आप क्या बोल रहे हो, इंटरनली फ्री एक्सटर्नली आप चलोगे। और कांग्रेस ने इसको खास तौर पे इस बात पे रिजेक्ट किया कि आपने इस अगस्त ऑफर में मुस्लिम लीग का वीटो रखा है, क्योंकि अगस्त ऑफर में इन्होंने बोला देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी और उस पर जो डिसाइड होगा, जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है और भी बाकी छोटी छोटी पार्टीज है, उन सब का ख्याल रखा जाएगा, और खासकर मुस्लिम लीग जब तक अप्रूव ना करेगी कांग्रेस की कोई बात नहीं मानी जाएगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात होगी मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करेगी, कांग्रेस भी अप्रूव करेगी, मुस्लिम लीग भी अप्रूव करेगी। लेकिन मुस्लिम लीग का खास मेंशन था, मतलब मुस्लिम लीग का वीटो था। वीटो मतलब जब तक वो ना बोले तब तक कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी बात नहीं डालेगी जो कि मुस्लिम लीग के अपोजिट हो, मतलब मुस्लिम लीग जब तक उसको हाँ ना करे। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, और इतनी खराब बातें, अभी वार को सपोर्ट करो फिर देंगे और डोमिनियन देंगे। अरे कांग्रेस ने, गांधी जी ने बोला इंडिविजुअल सत्याग्रह कीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे कीजिए ताकि वायलेंस ना हो, अलग अलग सत्याग्रह कीजिए। सत्याग्रह पता है क्या है? नीचे कमेंट में जरा करो, मैं देखना चाहता हूं सत्याग्रह आपको पता है क्या है, इसका मीनिंग मुझे बता बस। देखिए मार्च 1942 में ये फेल हो गया, तो नया कोई प्लान देना था, नई कोई ऑफर देनी थी। मार्च 1942 में एक ऑफर आता है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये लाता है। उस टाइम मुझे बताइए वाइसराय कौन था? उस टाइम भी वाइसराय था वही जो ऊपर था, लिंगलित गो ही उस टाइम भी वाइसराय था। ओके, अच्छा ठीक है। अब क्रिप्स मिशन में एक स्पेशल क्लास था जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन फेल हुआ, क्योंकि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया और यह फेल हुआ, क्योंकि इसके अंदर था एक क्लास, उसको बोलते थे इफ। क्रिप्स मिशन ने क्या बोला कि देखिए जो हम आपको ये बातें कह रहे हैं, ये हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, कोई बात नहीं, वार तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन मत आप लीजिए। लेकिन अगर 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 दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करें, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, बोला नहीं भाई, हमको अब चाहिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कंट्री, इसलिए हम अब नहीं मानेंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, क्योंकि क्रिप्स मिशन में लिखा था इफ, ये स्पेशल बात थी, इफ अगर दोनों के दोनों राजी हो जाए तब कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। देखो अगर ये राजी हो जाता, क्रिप्स मिशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता, लेकिन क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला ना ऐसा नहीं चलेगा। जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ और गांधी जी ने और कांग्रेस ने बोला देखो भाई ये जो आ रहे हैं वहां से प्लान्स, इसमें कोई ना कोई इफ होता रहता है, ये तो लंबी बात कर रहे हैं, ये तो कोई ना कोई रखते हैं प्लान में कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया।
क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, किसका रिएक्शन था ये? क्रिप्स मिशन। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसका रिएक्शन था? अगस्त ऑफर का। तो हर एक ऑफर का कोई ना कोई रिएक्शन आता है इंडियंस की तरफ से। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, उसके बाद ब्रिटिश ने एक जबरदस्त प्लान भेजा। 1946 मई में आए ये यहां पे, लेकिन ये फेल भी हुआ पास भी हुआ। अब सर ये फेल भी हुआ पास भी हुआ, इसका मतलब क्या? देखो आपको लिखना है ये पास ही हुआ एग्जाम में, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान जो प्लान आया 1946 पे, इन्होंने यहां पे ये रीच हुआ इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान। और इस टाइम जो वाइसराय ऑफ इंडिया था वो कौन था? वेवल। ठीक है, वाइसराय पता है ना क्या है? अरे भाई जब 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 ब्रिटिश रूल आया ना, एक बात समझाना चाहूंगा, बस 1 मिनट में, आधे मिनट, अरे 30 सेकंड्स में एक बात समझाना चाहूंगा। जब कंपनी रूल था, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, फिर गवर्नर जनरल, ऐसे हेड होते थे यहां पे इंडिया में। लेकिन जब क्राउन रूल आया तो इन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म की। पता है कौन सा पोस्ट दिया? वाइसराय पोस्ट रखा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पोस्ट रखा। और क्राउन रूल में चलता रहा वाइसराय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चलता रहा वाइसराय। और इस डेट पे जब खत्म हुआ, उसके बाद डोमिनियन में ब्रिटिश की तरफ से गवर्नर जनरल फिर से आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करेंगे हम, कोई बात नहीं, आगे भी ये बात आएगी एक जगह, लेकिन इतना याद रखा ना, क्राउन रूल में एक पोस्ट जनरेट हुआ वाइसराय का, और यही हम कर रहे हैं वाइसराय की बात। दोनों जगहों पे जो फेल हुए, वाइसराय सेम ही था, लिंगलिदगो, और यहां पे अच्छा मुझे बताओ, वाइसराय तो ठीक है, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था इन दो ऑफर्स में? दोनों ऑफर्स में सेम था ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर, पता है कौन? विंस्टन चर्चिल। अगस्त ऑफर भी, क्रिप्स मिशन भी उसी के टाइम पे जो कि ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, कौन? विंस्टन चर्चिल। अच्छा, यहां पे थर्ड में वाइसराय चेंज होता है, वेवेल, और वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर दूसरा होता है, पता है कौन? क्लीमेंट एटली। अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो। अरे क्लीमेंट एटली ने एक जबरदस्त बात बोली, पता है? फरवरी, क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, फरवरी 1947 में पता है क्या बोले उसने? अरे भाई जल्दी छोड़ो इंडिया को, जल्दी छोड़ो, जल्दी वापस आओ, इंग्लैंड अब लीव करेगा इंडिया बाय जून 1948। इंडियंस ने बोला अरे भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, इतनी जल्दी मत जाओ। पहले तो इंडियंस बोलते थे जाओ जाओ, फिर जब क्लीमेंट एटली ने बोला हम जल्दी निकलेंगे, इंडियंस ने बोला अरे अभी इतनी जल्दी मत जाओ, पहले हमारा ये साथ दे दो, ये मसला हल करने के लिए। ये जब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं आता, इंडिया और पाकिस्तान आजाद नहीं होता, तब तक यही रहो, नहीं तो वायलेंस बढ़ जाएगा मुस्लिम लीग और खासकर कांग्रेस में। ओके, देख लीजिए इस बात को कि इस डेट पे आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके टाइम पे वेवेल होता है वाइसराय, और वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है क्लीमेंट एटली। ये फेल होता है क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एग्रीमेंट पे नहीं आते थे, जिसमें इस कैबिनेट मिशन प्लान में फिर चेंजेस लाए गए, और बाद में ये पास हुआ, और इसी कैबिनेट मिशन प्लान से फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेंबर थे, अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स, ऐसे मैंने याद रखा है, आफाक लाउ क्रिप्स, क्योंकि ऊपर क्रिप्स मिशन है ना, क्रिप्स मिशन में क्रिप्स बनता था, वो यहां पे भी था। अब मैंने ये लिखा है फॉर्मूला, आफाक लाउ क्रिप्स, अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स, मतलब ये खुद याद रखने के लिए मैंने रखा है। ओके, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो उसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, अब देखो एक्चुअली इतना आपकी किताबों में नहीं होता, लेकिन आपको मैं बताऊं कैबिनेट मिशन प्लान 2-3 में फॉर्म्स में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1 जो कि फेल हुआ, फिर थोड़ी चेंजेस इन्होंने लाई, कैबिनेट मिशन प्लान 2। तो इसी तरह कैबिनेट मिशन प्लान में थोड़ा सा फेलियर हुआ, पहले नहीं आते थे किसी एग्रीमेंट में, फिर पास हुआ। लेकिन याद रखना अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स इस कैबिनेट मिशन प्लान के प्लेयर्स थे, लेकिन ये जो वेवेल है ना वाइसराय, वो भी इनके साथ काम कर रहा था। अगर ऐसा कभी सवाल आए कैबिनेट मिशन प्लान में जो 3 मेंबर्स थे सिर्फ उतने ही काम कर रहे थे क्या, या कोई और भी था उनको असिस्ट करने के लिए? वाइसराय, वेवेल। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो मान लिया ठीक है। ओके, अब जो कैबिनेट मिशन प्लान बना उसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन कब ये बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नवंबर 1946 को। याद रखना कि गांधी और जिन्ना
इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे कभी भी अपनी चॉइस से। गांधी जी ना अपनी चॉइस से उन्होंने बोला नहीं भाई, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहेंगे। और आपको मैं बताऊं यहां पे कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये हम सीखेंगे यहां पे। लेकिन एक अच्छी बात, सिंपल सी बात कहूंगा मैं पहले। आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। ठीक है, आपको मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था इंडिया में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में था। याद रखना, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा था। इतना ही नहीं, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा था। तभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, उसका लास्ट आर्टिकल कौन सा था पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 395। पहले इतने ही आर्टिकल थे ना, 395 आर्टिकल्स, अब तो बहुत है। 395 आर्टिकल क्या कहता है कभी देख लेना। वो बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिपील। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम नहीं करेंगे। अब अगर कोई इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है, 26 जनवरी को जो एनफोर्स हुआ रिपब्लिक डे पे, जो कि बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कैसे बनाया, कैसे बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीखेंगे। देखो, टाइम टू टाइम जो ब्रिटिशर्स कानून लगा रहे थे ना इंडिया पे, वो उस टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता था। रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन बना वो उस टाइम के लिए, जब तक ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद जब तक दूसरा एक्ट आया, चार्टर एक्ट, तब तक ब्रिटिश इंडिया एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। चार्टर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव कर रहा था जब तक उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए। उसके बाद जब तक बाकी एक्ट्स आए, काउंसिल एक्ट्स, तब तक वो एक्ट काम कर रहा था। मकसद की बात है, वो एक्ट बिहेव कर रहा था एज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब समझना है ये आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। और किसी ने सवाल भी पूछा था, सर डोमिनियन इंडिया कब बना? देखो भाई, मैंने बोला भी कि आपके आजादी के दिन पे 15 अगस्त 1947 पे इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं बना अच्छी तरह। इंडिपेंडेंस डे जो आप मना रहे हो वो हाफ इंडिपेंडेंट बना, जिसको बोलते हैं डोमिनियन। हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950, एनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उस डे को बोलते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पे आप 100% इंडिपेंडेंट हुए। आप ऐसे बोल सकते हो, इंडिपेंडेंस डे पे हम 100% इंडिपेंडेंट नहीं हुए, रिपब्लिक डे पे हम 100% इंडिपेंडेंट हुए। ओके, अब कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, याद रखना। सबसे पहले 1 to a million रूल लाया गया। मतलब कि अगर कोई प्रोविंस है, मान लीजिए ये मद्रास लिखा है ना, मद्रास प्रोविंस है और इसमें 10 मिलियन लोग रहते हैं, पॉपुलेशन 10 मिलियन है, तो यहां से 10 लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, मेंबरशिप। अगर यूपी में 5 मिलियन लोग हैं तो 5 मेंबर आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1 to a million रूल समझ में आ गया आपको। इसीलिए 389 मेंबर कैबिनेट मिशन प्लान ने दिए 1 to a million रूल को दिमाग में रख के। 1 मिलियन से एक बंदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएगा। और आपको मेरा और एक सवाल, क्या इन मेंबर्स ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्या इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? आप बोलोगे हां, लेकिन ना। अरे इनमें से आधे मेंबर पाकिस्तान चले गए। और कितने मेंबर फिर रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में? 299। कितने मेंबर हैं जो चले गए पाकिस्तान? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो बने भी इसके मेंबर्स, और फिर यहां से वो चले गए पाकिस्तान। कितने? 90 मेंबर्स। तभी तो 299 मेंबरशिप हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 389 मेंबर से 90 पर्सन चले गए पाकिस्तान, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप गिर गई। और यही हैं वो असल में मेंबर्स जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ओके, पाकिस्तान कब वो चले गए? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब हुआ, आजादी के बाद ही चले गए पाकिस्तान। ओके,
और और ये कब बने थे, ये कब बने थे ये 389 मेंबर्स? 1946 में। 1947 अगस्त के बाद इतने मेंबरशिप हो गए। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब समझो इस बात को, जो इतने मेंबर, अब सवाल अगर आए कभी आपको ओरिजिनल मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप ये लिखोगे। अगर सवाल आए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद मेंबरशिप रिड्यूस हुआ कितना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर सवाल आए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया, तो इतनों ने बनाया। ठीक है, ओरिजिनली कितने थे, इतने थे। समझ आ गया आपको सवाल? कितने पाकिस्तान चले गए, 90 चले गए। ओके डियर, ये जो 389 मेंबर्स है ना, ये दो जगहों से लाए गए। जब यहां पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो दो तरह के प्रोविंसेस थे। एक थे राजा महाराजाओं के स्टेट्स, प्रिंसली प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स। दूसरे थे ब्रिटिश इंडिया, जहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल कर रहा था। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश इंडिया था और राजा महाराजाओं के स्टेट्स। कोई नीचे कमेंट करो कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके इनके ऊपर राजा महाराजा होता था क्या? ब्रिटिश का कंट्रोल प्रिंसली स्टेट्स पे होता था, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था? नीचे कमेंट करो, देखना चाहता हूं मैं क्या जवाब दोगे। ये जो ब्रिटिश इंडिया 296 मेंबरशिप है, इसमें से भी डिवीजन हुआ। 292 मेंबर्स कहां से आए? गवर्नर प्रोविंसेस से। 4 कहां से आए? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। कितने गवर्नर प्रोविंसेस हैं? 11। आपके सामने ये पढ़ लीजिए, खुद ही पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ना तो आता होगा आपको। देख लीजिए, जूम भी मैंने किया, कोई बोलेगा दिखाई नहीं दे रहा। और 4 मेंबर्स आएंगे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, ये लिखा है आपके सामने, पढ़ लीजिए। लेकिन जानना आपको ये है, सर ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया जहां पे ब्रिटिश रूल कर रहा था डायरेक्टली, वहां पे गवर्नर प्रोविंसेस 11 और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये क्या फर्क क्या है? जैसे कि आज स्टेट्स और यूटीज है ना, वैसे ही ये भी थे। ये आप आज के स्टेट्स मान लीजिए, ये आप यूटीज मान लीजिए। यहां पे बहुत इनकी असेंबली होती थी, पॉपुलेशन ज्यादा होती थी गवर्नर प्रोविंसेस में। यहां पे असेंबली नहीं होती थी और पॉपुलेशन कम होती थी। ठीक है ना, जैसे आज यूटी डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर के अंदर। ओके, मकसद की बात कि यहां पे कम पावर्स थे, यहां पे ज्यादा पावर्स थे। इनको बहुत पावर्स थे स्टेट्स की तरह, इनको कम पावर्स थे यूटीज की तरह। ओके, अब जानिए इस बात को कि जो ये 296 मेंबर्स है टोटल वाले, ये और ये मिला के ब्रिटिश इंडिया वाले, इनमें इलेक्शन हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला इनका होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो 93 आएंगे राजा महाराजा स्टेट से, उनका इलेक्शन ही नहीं होगा। राजा महाराजा खुद ही डिसाइड करेगा, मेरे राज्य से ये जाएगा, मेरे राज्य से वो जाएगा। उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। तो 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं था, नॉमिनेशन का था। लेकिन राजा महाराजाओं ने ये 93 सीट्स फिल ही नहीं किए। इन्होंने बोला भाई हमको क्या करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, हमको ना ही बनाना कॉन्स्टिट्यूशन, हम खुश हैं। अरे खुश तो होंगे, मजे ले रहे थे राजा महाराजा। अब समझना आपको यह है कि जो ये प्रोविंसेस है जिनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जहां पे लोग वोट नहीं डालेंगे, जहां पे वोट डालेंगे कौन? स्पेशल पर्संस, एमएलएज, एमपीज, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव मेंबर्स या कोई खास बंदा। ओके, अब यहां पे भी किसी किसी खास बंदे ने ही वोट डाला इन 296 मेंबर्स को चुनने के लिए, ताकि ये जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में किसने वोट डाला, उनको बोलते हैं प्रोविंसेस। हर एक प्रोविंस में लेजिस्लेटिव प्रोविंस होती थी, प्रोविंशियल असेंबली उसको बोला जाता था। सॉरी, लेजिस्लेचर होता था, उसको बोलते थे प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली होती थी हर एक प्रोविंस में, ठीक है। और वही प्रोविंशियल असेंबली वोट डालेगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन करेगी, ठीक है। ओके, अब इस बात को समझो, ये इलेक्शन होगा थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, उसी से इलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले ये जानो, देखो भाई, जितने भी सिलेक्ट करने थे प्रोविंसेस में, हर एक प्रोविंस में याद रखना,
हर एक प्रोविंस में सीट्स इस तरह से डिसाइड होते थे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 6 में मुस्लिम्स में और जनरल में मुस्लिम्स में और 6 में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं ये कोई प्रोविंस है, एक प्रोविंस इनमें से बंबई, ये बंबई है, ठीक है, बंबई प्रोविंस है। बंबई प्रोविंस में से 4 मिलियन लोग हैं, 4 मिलियन, आपको पता है 1 to a million रूल, मतलब यहां से 4 लोग आएंगे। 2 मिलियन है जनरल में हिंदूज आते थे और बाकी रिलीजन्स आते थे। 1 मिलियन है सिख और 1 मिलियन है मुस्लिम्स। आपको पता है 1 मिलियन में से एक जाएगा तो एक ही आएगा, 1 मिलियन सिक्स में से एक मेंबर जाना है उसको, और 2 मिलियन जनरल पॉपुलेशन में से 2 बंदे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए अमंग 6 मुस्लिम्स जनरल, ओके डन। लेकिन इस बात को समझो, इस एक बंदे को चुनेंगे इस प्रोविंस के 6, बस 6 चुनेंगे और कोई नहीं वोट डालेगा। इस प्रोविंस के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इस एक मुस्लिम को चुनेंगे और कोई नहीं चुनेगा और कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं चुनेगी। जो 2 लोग हैं जनरल के उनको सिर्फ चुनेंगे, जनरल के लोग सिख और मुस्लिम नहीं चुनेंगे। ये भी आपको याद रखना है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए इनमें से पॉपुलेशन के हिसाब से, हर प्रोविंस की बात है ये। और जो कम्युनिटी वोट कर सकती है सिर्फ अपने ही कम्युनिटी के मेंबर को, कम्युनिटी कैन ओनली वोट या इलेक्ट अपनी ही कम्युनिटी के बंदे को, बस ये आपको समझना है। अब यहां तक आपको समझा। और एक बात हो सकती है आपके दिमाग में, सर 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 सर, मेरे दिमाग में आया ना इसलिए सर कोई जगह है, मान लिया दिल्ली बहुत छोटा है, इसमें आधा ही मिलियन है, तो आधा बंदा जाएगा क्या? क्योंकि 1 to a million रूल के हिसाब से आधा मिलियन, आधा बंदा किसको काटे वो फिर वो भेजे। दिल्ली को और दूसरे को कंबाइन किया जाएगा, फिर अगर इसका भी आधा इसका भी आधा, दो का हो गया 1 मिलियन, इन 2 में से फिर एक जाएगा। ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन नहीं है, आधी मिलियन है, उसको दूसरे के साथ ज्वाइन करके करते थे जुगाड़। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब आप देख लीजिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के हिसाब से इन मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। किनको? 389 मेंबर्स को? सर नहीं, इनका तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, इनका तो नॉमिनेशन हुआ। इन मेंबर्स की बात है, इलेक्शन है, तभी तो इस साइड लिखा। ये बात खत्म हो गई, इनका नॉमिनेशन होना था कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से, इन्होंने सीट्स को फिल नहीं किया, बात खत्म। जो ये इलेक्शन वाले हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले, इनमें भी इलेक्शन और इनमें भी इलेक्शन वाले, ठीक है, इलेक्शन जो होगा, अब जब इलेक्शन होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होगा, वो क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये होता है कि उसके लिए एक इक्वेशन होती है। सबसे पहले इक्वेशन को जानो। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलता है सबसे पहले इक्वेशन होनी चाहिए, क्या? कोटा बराबर होना चाहिए। और कोटा क्या होता है? टोटल वोट्स। मैं ऐसे लिखूंगा, यहां पे लिखा ही है, मैं क्यों लिखूं, जूम करूं इसको, बात खत्म। ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या बोलता है? कोटा आना चाहिए, वो सिलेक्ट हो जाए। जिस बंदे का कोटा हो गया वो जाएगा सिलेक्शन के लिए, वो जाएगा, वो सिलेक्ट हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बन गया। कोटा क्या है? उसकी इक्वेशन क्या है? टोटल वोट्स, मतलब जितने वोट्स पड़े, जितने वोट्स पड़ेंगे डिवाइडेड बाय कितनी सीट्स है, +1 ये इक्वेशन है। अगर एक प्रोविंस है, मान लिया मैंने एग्जांपल यहां पे मद्रास एग्जांपल भी दे दी है मैंने, ठीक है, मद्रास ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है भाई। मद्रास के प्रोविंशियल असेंबली जो है ना, असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली अंदर की मद्रास की, सिर्फ वो वोट करेंगे। तो वोट्स कितने हुए टोटल? मद्रास की प्रोविंशियल असेंबली मैंने माना कि मेंबर से 1000, इतने नहीं होते थे, एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 मेंबर्स, तो 1000 मेंबर वोट करेंगे, ठीक है सर, टोटल वोट्स आ गया 1000, यहां पे लिखा है 1000 डिवाइडेड बाय सीट्स कितने हैं। आप मान लो कि 3 मिलियन है मद्रास की पॉपुलेशन, तो 3 मिलियन में से कितने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनने के लिए? सर 3 जाएंगे, इसीलिए लिखा मैंने सीट्स के बदले यहां पे 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखा, 1000 डिवाइड बाय सीट्स कितने? 3, और +1 यहां पे इक्वेशन में है, +1 है, यही लिखा मैंने। ये इक्वेशन जब मैंने की, 1000 वोट्स डिवाइड बाय 3 सीट्स +1 वहां आया 201 रिजल्ट। एक बंदे का कोटा है 201 सीट्स, जिसको 201 सीट मिलेगी वो सिलेक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब यही हम जानेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन
और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, ये सब का होता है इसी के हिसाब से, और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो सर, समझ आ गया। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? जो भी ये बंदे प्रोविंशियल असेंबली में हैं, और पता है ये कैसे हुए थे? खुद सिलेक्ट, खुद मद्रास के अंदर जो ये लेजिस्लेटिव, ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे, ये खुद हुए नहीं थे सिलेक्ट, इलेक्ट लोगों ने नहीं किए थे। ये डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट नहीं हुए थे, ये लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्ट हुए थे। लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, जिसका एजुकेशन खतरनाक हो, जो टैक्स भरता हो गवर्नमेंट को, उसी को प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर लाया जाएगा, असेंबली का मेंबर बनाया जाएगा। लिमिटेड फ्रेंचाइज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से बनाए गए थे। चलो 1000 थे मद्रास के, वोट्स कितने हैं? 1000 मान लिए सर। ओके, सीट्स कितने हैं? 3 यहां से सिलेक्ट करने, मान लिया सर। ओके, उसके बाद इलेक्शन में कितने उठे? इलेक्शन में उठे, मैंने बोला A B C D E F G, 7 लोग इलेक्शन में मैंने माना कि उठे मद्रास से। अब इनमें से 3 ही सिलेक्ट होने हैं, कैसे होंगे वही देखेंगे। एक एक मेंबर, असेंबली मेंबर के पास एक एक बैलेट पेपर मिलेगा उसको, सेक्रेट बैलेट पेपर, मतलब किसी दूसरे को नहीं दिखाना। ऐसे मान लो एक बैलेट पेपर इनको मिला, एक एक को मिला। ये बैलेट पेपर पे, फॉर एग्जांपल इसकी अगर बात करें, इस बंदे की, इसके पास बैलेट पेपर आया, उसने अपने बैलेट पेपर पे प्रेफरेंस देनी है, तभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग भी। क्या प्रेफरेंस? वो बोलेगा ए को मैं नंबर 1 दूंगा, यही सिलेक्ट होना चाहिए मद्रास से फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। फिर यही बंदा बोलता है अगर ये ए नहीं सिलेक्ट हुआ तो दूसरे नंबर पे बी देता हूं मैं, अगर वो नहीं तीसरे नंबर पे सी, अगर वो नहीं फिर जी जाना चाहे 4th नंबर पे, फिर एफ जाना चाहे 5th नंबर पे। मतलब ये बोलता है अगर ये नहीं तो वो जाना चाहिए, दूसरी प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि ये वाले बंदे ने, इसको बैलेट पेपर मिला, उसने ये प्रेफरेंस दे दी। एग्जाम्पल, उसने बोला पहला नंबर सी सिलेक्ट होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ दूसरा किसको, हाँ दूसरा यहां पे, तो ए सिलेक्ट होना चाहिए, तीसरा किसको, ये है, तो डी सिलेक्ट होना चाहिए। मतलब कि ये हर बंदे को, जितने बंदे उठे हैं इलेक्शन के लिए, बोलते हैं कि वो सिलेक्ट होना चाहिए, वो सिलेक्ट होना चाहिए, वो सिलेक्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। समझ आ गया आपको? अब आपको जानना है सिलेक्ट कौन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होती है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, कोटा आपको पता है, मद्रास के लिए 2001 सीटें मिलनी चाहिए। ओके, देखो जब ये उठे थे इलेक्शन के लिए A B C D E F G, उनमें से 1000 सीट्स में से, क्योंकि टोटल वोट्स हैं 1000 वोट्स में से 200 वोट्स जी को मिले। जी जो बंदा है 200 वोट्स मिले, 160 140 इसी तरह सबको अपने अपने वोट्स मिले। आप मुझे बताइए कौन सिलेक्ट हुआ? तीन तो हमें सिलेक्ट करने हैं, कौन 3 सिलेक्ट हुए? आप बोलोगे 200 वाला, ठीक है 200 वाला, 180 वाला, फिर 160 वाला। सर ये 3 सिलेक्ट हुए FGA। भाई अभी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोटा की लाइन किसी ने क्रॉस नहीं की। कोटा बोलता है मैं हूं 201 सीट्स, इसको 200 ही है, 201 नहीं है। इसको अगर 1 मिल जाए तो ये सिलेक्ट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलता है जब कोई सिलेक्ट नहीं होगा, जब कोटा पूरा नहीं हुआ, जब 3 सीट्स यहां के एग्जाम्पल पे नहीं आई पूरी, तो क्या करना है? सबसे कम सीट्स वाले को, सबसे कम सीट्स वाला कौन है? 90 वाला। अब आप बोलोगे सर सबसे कम सीट्स हमको समझ नहीं आया। याद रखना इस बात को, बहुत जरूरी पॉइंट है। सबसे कम सीट्स 90 सीट्स का मतलब पता है क्या है? 90 लोगों ने 1000 में से 1 नंबर प्रेफरेंस सी को दी है, डी को 1 नंबर प्रेफरेंस मिली है 110 वोट्स, ए को 180 लोगों ने 1000 में से ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। समझ आया ना? ओके, ये आपको समझ में आ गया। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस 1000 लोगों में से किसको मिली है सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस? सर सी को, सिर्फ 90 फर्स्ट प्रेफरेंसेस है। तो जब किसी ने कोटा पूरा नहीं किया, सी को हटाया जाता है। जो ये 90 इसके फर्स्ट प्रेफरेंस है ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जिन बंधु ने 90 सी फर्स्ट प्रेफरेंस सी को दिए हैं, उन्होंने किसी को दूसरी प्रेफरेंस दी होगी, किसी ना किसी को दूसरी प्रेफरेंस दी होगी, हर बंदे ने दूसरी प्रेफरेंस दी होगी किसी ना किसी को, तो वो दूसरी प्रेफरेंस मानी जाती है और चढ़ाई जाती है इन पे। फॉर एग्जाम्पल 90 लोगों में से 40 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफ को सेकंड प्रेफरेंस दी थी, तो 160 से ऊपर चला जाएगा ये।
इसका कोटा। दो तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको प्रेफरेंस दी थी, सेकंड प्रेफरेंस, तो ए के ऊपर चला जाएगा कोटा। दो तीन लोग ए के ऊपर ऐसे ही। लेकिन मैंने यहां पे 160 वाले को जिताया, क्योंकि सी में से मैक्सिमम लोगों ने से सेकंड प्रेफरेंस दी थी एफ को, तो सी के वोट्स ट्रांसफर हो गए मैक्सिमम वाले एफ को, सेकंड प्रेफरेंस वाले को। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप मुझे बता किसने जीता? सर इसने जीता। ठीक है, समझ आया ना? इसने जीता, एफ ने जीता। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह जब ये खत्म हुआ, उसके बाद ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना वोट्स, वो किसी काम के नहीं है, वो फिर से हटाए जाएंगे और वो फिर से देखे जाएंगे कि सेकंड प्रेफरेंस उनकी क्या है। सेकंड प्रेफरेंस देखी गई यहां पे, यहां पे, यहां पे फिल हो गया। अगर फिर भी फिल नहीं हुआ, इसको भी नहीं आई, फिर भी फिल नहीं हुआ, तो पता है क्या होता है? इसी तरह सबसे कम मार्क्स वाला ये है, इसका हटाया जाता है। तो मान लीजिए इसके 110 लोगों ने इसको भी 10 वोट 50 वोट दिए थे, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। या इसको भी 40-50 दिए, ये भी ऊपर चला जाएगा। या इसको भी चलो एक ही चाहिए, इस बेचारे को तो एक ही चाहिए, इसको भी 5-6 वोट दे तो ये भी ऊपर। जो 3 बंदे पहले सिलेक्ट हुए, ये तो बाद में हो, चलो ये 3 बंदे पहले सिलेक्ट हुए, बस यही सिलेक्ट हुए अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। आपको समझ में आ गया होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सबसे मुश्किल है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझना। और आपको मैं बताऊं लास्ट में टोटल जो सीट्स है 290, यहां पे देखे ऊपर 292 सीट्स, सॉरी 292 तो इनके थे, 296 टोटल, 296 टोटल सीट्स। ये 296 सीट्स में से कांग्रेस ने जीते 208 सीट्स, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स और बाकियों ने जीते 15 सीट्स। और तभी तो मुस्लिम लीग ने बोला कि मैं बाइकॉट करूंगा, मैं मीटिंग नहीं करूंगा। उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, जो कि आप कल पढ़ोगे मीटिंग पे क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, अब मीटिंग करनी है। कब करनी है? फर्स्ट मीटिंग होगी 9 दिसंबर को। कब बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नवंबर को। लेकिन 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होगी। और आपको मैं बताऊं, देखो सीट्स तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि मुस्लिम्स का मतलब मुस्लिम लीग, यहां पे हिंदूज में जनरल है, इसका मतलब कांग्रेस। ना ना ना, कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम्स है थे, ऐसा नहीं समझना, ठीक है? यहां पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए इन दोनों का। कांग्रेस में जिसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे, उसके 208 सीट्स, मुस्लिम लीग में 73 और बाकियों में 15 सीट्स थी, जीते बाकियों ने। बाकी ये पार्टीज है, ये पार्टीज है, ओके पार्टीज है। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम कांग्रेस के इसके अंदर आ गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आ गए, और यही बनाते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कल मैं सिखाऊंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग, हमको क्या पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग। और आपको मैं बताऊं, सबसे मेजर पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, कैसे काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर जब कमिटीज बनाए गए, मेजर कमिटी, माइनर कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी, वो क्या होता है, कब इनएक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, कब एनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फर्क थी। याद रखना कुछ चीजें 1949 में ही, 1949 26 नवंबर 1949 में ही कुछ चीजें एनफोर्स हुए थे। हमेशा बताते हैं ना हम कि यहाँ पे इनएक्टमेंट डेट है, यहाँ पे बना, एनफोर्स हुआ 26 जनवरी को। वो सारी चीजें मैं आपको, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म, उससे क्वेश्चन आने के भी चांसेस होते हैं। क्या क्रिटिसिज्म था इसका, वो भी हम देखेंगे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे आप कमेंट कीजिए क्या चीज समझ में नहीं आई, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंक्लूड करूंगा। ओके बाय, हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम, उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चेंजेस आए। और लास्ट में आपको इस ट्रिक का इंतजार करना पड़ेगा। एक जबरदस्त ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है? आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स याद नहीं रहते, लेकिन ये आपको हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं। गोपी और कृष्णा की एक ब्यूटीफुल ट्रिक से आपको ये हमेशा के लिए ड्राफ्टिंग मेंबर्स याद रहेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा हम कमिटीज के बारे में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आज खत्म हो जाएगा ये लेक्चर, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज खत्म हो जाएगा। कल हम इसके एमसीक्यूज आपको मैं समझाऊंगा, 40-50 एमसीक्यूज, जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छी तरह आंसर कर पाओगे। ओके, अब देख लीजिए सर,
सबसे पहले आपने कल देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, ओके बनाया गया। अब आज हम सीखेंगे कैसे वो काम करेगी। कोई भी असेंबली जब बनती है ना, सबसे पहले मीटिंग होती है। तो मीटिंग इन्होंने पहली कब की, डेट इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर ये देखो ना, 2 दिन बाद और मीटिंग एक करते हैं, 2 दिन बाद और एक मीटिंग करते हैं, 2-2 दिन बाद मीटिंग करते रहते हैं। ऐसा नहीं हमेशा के लिए भाई, ये 3 मीटिंग्स में 2-2 दिन बाद मीटिंग, ओके। अब मीटिंग और सेशन में क्या फर्क है? आपने कभी सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस थे टोटल में। भाई मीटिंग तो बहुत सारी थी, मीटिंग तो बहुत थी, लेकिन सेशन और मीटिंग में फर्क है। जैसे ये डेट जो है ना 9 दिसंबर, ये है पहली मीटिंग। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पहला सेशन था। इसी तरह दूसरा सेशन, मतलब ये तीनों पहले सेशन में आते हैं। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पहला सेशन था। इसी तरह दूसरा सेशन 20 से 25 जनवरी तक 1947। इसी तरह लास्ट वाला सेशन 11th सेशन 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक 1949 का डेट। मकसद की बात, मीटिंग अलग है, सेशन अलग है। टोटल कितने सेशन थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सर 11। ओके, बात करेंगे हम आगे भी। जो ये पहली मीटिंग है उस पे 211 मेंबर्स आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सर 389 मेंबर्स तो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से थे, लेकिन फिर 211 ही क्यों आए? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया, वो मीटिंग में नहीं आए, जिसकी वजह से ओनली 211 मेंबर फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट थे, जिन्होंने एक टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट चुना। अब इन्होंने मीटिंग पे प्रेसिडेंट तो चुनना है, इन्होंने टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट चुना। इन्होंने बोला सबसे ओल्डेस्ट हम में कौन है? एस सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। ये जो एस सिन्हा है इसी को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन टेम्पोरेरी। ये एक्चुअली इन्होंने फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो की। फ्रांस में सबसे ओल्डेस्ट बंदे को बनाया जाता था प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए, तो इन्होंने वही फॉलो किया, चलो भाई ओल्डेस्ट बनेगा। अब जो 2 दिन बाद ही मीटिंग हुई, बेचारा एस सिन्हा 2 दिनों का प्रेसिडेंट रहा है। 2 दिन बाद ही एस सिन्हा को रिमूव करके परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। और टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट कौन? एस सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो याद रखना, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। कौन कौन? मुखर्जी और कृष्णमाचार्य और मुखर्जी, ओके। अब ये जो थर्ड मीटिंग हुई 2 दिन बाद ही हो रही है, थर्ड मीटिंग, ये 11th वाली सेकंड मीटिंग थी। ये जो थर्ड मीटिंग है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने बोला, भाई हम आते हैं, मीटिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोचते हैं, लेकिन हमें तो कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में रखने हैं व्हाइल मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस डेट पे थर्ड मीटिंग पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के सामने और बोला, इसको देख देख के हमको बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया मतलब हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने जो मूव किया था उसको माना इन्होंने। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को माना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हाँ भाई इसी को देख देख के बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को देख देख के कॉन्स्टिट्यूशन बना। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, याद रखना आप इस बात को, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 2 चीजें आती हैं बच्चों के दिमाग में। सर कॉन्स्टिट्यूशन बना है 26 नवंबर 1949 को। कभी कभी आता है ये दिमाग में, सर कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950। फर्क है, फर्क समझाऊंगा, पहले यहां पे ये समझाना चाहता हूं मैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देख देख के कॉन्स्टिट्यूशन तो बना,
कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, याद रखना, बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनको याद आया, अरे हमने जिस चीज पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको देख देख के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको भी तो डालना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रखना, ये उनको लास्ट में याद आया, तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पे डाला, लेकिन मॉडिफाई करके, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने पहले ही पेज पे डाला कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन लास्ट में इनको यह याद आया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लास्ट में इन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको आप बोलते हो preamble, introduction of the constitution, preface of the constitution, summary of the constitution, horoscope of the constitution, identity card of the constitution। अरे बहुत सारी चीजें हैं, key yard of the constitution, joystick of the constitution, बहुत 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 चीजें हैं। अब देखो, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डायरेक्ट क्यों नहीं डाला, क्यों नाम दिया अलग से preamble? दो रीजंस हैं। एक तो यूएसए में जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, वहां पे भी प्रेम्बल है, इन्होंने बोला चलो हम यूएसए को प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, यूएसए का, कि हम भी प्रेम्बल लाएंगे। प्रेम्बल याद रखना, प्रेम्बल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से लाया गया है, यूएसए से। प्रेम्बल का कंटेंट, प्रेम्बल में क्या क्या चीजें होंगी, वो अमेरिका से नहीं लाए गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जैसी चीजें हैं, मॉडिफाइड फॉर्म है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। समझ आया ना? देखो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, प्रेम्बल कहां से आया सर? हाँ, प्रेम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन में है सर, आइडेंटिटी कार्ड और प्रीफेस समरी दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन का सर, ठीक है। तो प्रेम्बल कहां से लाया, जब ये सवाल पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर प्रेम्बल लाया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। कोई बच्चा बोलता है सर प्रेम्बल लाया है यूएसए से। दोनों बच्चे सही हैं अपनी अपनी जगह पे। एक्चुअली प्रेम्बल का वर्ड, कंसेप्ट, टाइटल यूएसए से लाया गया है, टाइटल नाम, लेकिन प्रीएम्बल में जो कंटेंट होगा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लाया गया, हर एक बात नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। नहीं तो यहां पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही डालते हैं। प्रीएम्बल क्यों? क्योंकि मॉडिफाई और यूएसए की का प्रैक्टिस फॉलो किया यहां पे। ओके, समझ आ गया सर। और ये लास्ट में डाला गया था, कभी घबराना नहीं, लक्ष्मीकांत और बाकी बुक्स लिखती हैं प्रीएम्बल को लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। आप बोलते हो सर प्रीएम्बल तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या गलत है? लास्ट का मतलब कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनको याद आया, अरे प्रीएम्बल को डालना है, फिर इन्होंने वो उसको पहले ही डाला, पहले ही पेज पे डाला, मान लिया सर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले कितने आर्टिकल थे, शेड्यूल कितने थे, पार्ट्स कितने थे, लेकिन आज कितने हैं वो मैं यहां पे बताऊंगा, फिर पहले कितने हैं यहां पे बताऊंगा मैं। देखिए आज कितने पार्ट्स है, इसमें आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं, देख लीजिए आप खुद ही। आज 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं, और हमको पढ़ने हैं 102nd और 103rd 104th, लगभग कम से कम आपको ये पता होना चाहिए 103rd और 104th अमेंडमेंट क्या है। उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक 2019 में हुआ और 104th तो 2020 में ही हुआ ना भाई। ओके, समझना है इस बात को। और प्रीएम्बल भी है। कोई आपको बोले क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना प्रीएम्बल, आर्टिकल, पार्ट्स, शेड्यूल्स, ये आपको याद रखना है बस। और ये मैं आपको बोल रहा हूं कि कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं यह अलग से पढ़ना है हमें। कितने अमेंडमेंट्स हुए? 104। ओके, लास्ट वाला अमेंडमेंट कम से कम पढ़ना है। अब सर कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? दो मैंने बोला, अभी अभी दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर अपनी अपनी जगह पे सही है। वैसे बना इस डेट पे, एनफोर्स हुआ इस डेट पे, बताऊंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। इनैक्ट बोलो, अडॉप्ट बोलो, फॉर्म बोलो, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हुआ है? सर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तैयार 26 नवंबर 1949 को। सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे तैयार हुआ तो फिर ये कौन सा डेट है? याद रखना इस डेट पे तैयार हुआ एडॉप्शन, इनैक्टमेंट, फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे या नेशनल लॉ डे। याद रखना 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशनल डे, नेशनल लॉ डे। इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, अच्छी तरह तैयार हुआ, लेकिन ये एक अच्छा डेट ढूंढना था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक जबरदस्त डेट ढूंढना था जिस पे ये बोलते हाँ भाई आज से इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, फोर्स में हुआ है, एनफोर्स हुआ है। तो वो डेट इन्होंने ढूंढा
26 जनवरी। 26 जनवरी को बोला जाता है एनफोर्समेंट डे 1950 का, या कमेंसमेंट डे, या डेट ऑफ इफेक्ट भी, इसको रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। रीजन क्या है? बीच में 2 महीनों का गैप क्यों? याद रखना, क्योंकि पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी को रखा गया था। 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाना था, और उसके बाद में 1931, 32, 33, 34 जब भी हर साल 26 जनवरी को बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि यही है पूर्ण स्वराज डे, पूरी आजादी डे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। ये कब हुआ था? एक्चुअली लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 को। लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने बोला भाई आज से 26 जनवरी जब भी आएगा, 29 के बाद क्या आएगा? 1930, है ना? 1930। तो 26 जनवरी जब भी आएगा, जैसे कि 26 जनवरी 1930 आने वाला है, वो दिन मनाया जाएगा एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज डे। और ये एरो क्या सर आपने ऊपर लिखा है? ये एरो लिखा है ना यहाँ पे, एरो का मतलब है 26 जनवरी 1930 मनाया जाएगा एज पूर्ण स्वराज डे। एरो का मतलब है 31, 32, 1933 हर साल इन्होंने बोला कि ये 26 जनवरी मनाया जाएगा एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज डे। इसी इंपॉर्टेंस देना, इसी डेट को 26 जनवरी को इंपॉर्टेंस देने के लिए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए यही डेट बोला गया कि हाँ यही मुहूर्त ठीक है। मुहूर्त ढूंढते हैं ना, यही मुहूर्त ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट इफेक्ट या रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, याद रखना। अब आपको मैं पहले यहां पे लाना चाहता हूं, बहुत ही इजी है। याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कैसे बना, एक्चुअली ड्राफ्ट जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, जो ड्राफ्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस ड्राफ्ट को साइन किया, पास किया गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन किया। कौन है भाई प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बोला ना ऊपर, प्रसाद हो के। और 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने भी साइन किया। जब इस ड्राफ्ट को, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, पढ़ेंगे हम उसके बारे में, प्रेसिडेंट ने साइन किया इस डेट पे, और 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने भी साइन किया इस डेट पे। तो इस ड्राफ्ट को जब साइन किया गया तो यही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना इस डेट पे, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये याद रखना कि इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन एनफोर्स बाद में हुआ, लेकिन कुछ चीजें यहीं पे एनफोर्स हुई, कुछ चीजें यहीं पे फोर्स में आई, जैसे कि सिटीजनशिप, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे थे ना, ओके। सिटीजनशिप, इलेक्शंस, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्पोररी प्रोविजंस। देखो ना, टेम्पोररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजंस लिखे हैं। मुझे कोई नीचे कमेंट करके बोलेगा टेम्पोररी ट्रांजिएंट में क्या फर्क है, ओके। अब देख लीजिए, ये चीजें उसी टाइम फोर्स में आए, इनके रिलेटेड आर्टिकल्स इसी डेट पे फोर्स में आए, एनफोर्स हुए। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और एक्स्ट्रा मैंने लास्ट में लिखा है, याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो इनएक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ चीजें फोर्स में आए और बाकी रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया एनफोर्समेंट वाले डेट पे। एक होता है बनाना, दूसरा होता है फोर्स में लाना। फोर्स में लाना मतलब लागू करना, ओके, प्रैक्टिस में लाना, ओके। अब लास्ट में इतना जानना कि जब ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इस डेट पे जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, रिपील हुए। इतना ही नहीं, इससे पहले इन्होंने काम किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था काम है, क्या किया था? प्राइवी काउंसिल एक्ट को एबॉलिश किया था, और प्राइवी काउंसिल एक्ट 1949 को एबॉलिश किया था। और ये एक्ट इन्होंने बोला हाँ ये एबॉलिश ही है, आगे ये एक्ट नहीं चलेगा, ये एबॉलिश ही है। देखो कभी कंफ्यूजन नहीं होना, इन्होंने बोला हाँ ये तो दोनों खत्म हो गए, लेकिन ये चलेगा आगे भी इंडिया में। क्या चलेगा? प्राइवी काउंसिल को जो एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया था, वही चलेगा। मतलब अब ये प्राइवी काउंसिल नहीं था, खत्म किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वही होगा, आगे भी ये खत्म ही है, चलेगा प्रोविजन, मतलब आगे भी ये खत्म ही है। एबॉलिशन इसका जो हुआ था वो आगे भी एबॉलिश ही है, ठीक है।
ओके, मतलब ये पहले ही खत्म होता है, ये आगे भी है। प्राइवी काउंसिल क्या है? प्राइवी काउंसिल एक्चुअली एक कोर्ट मान लीजिए आप, ये सुनता था अपील्स फ्रॉम कोर्ट्स, कॉलोनीज जो ब्रिटिश ब्रिटिश की थी ना, जैसे कि जितनी भी कॉलोनीज ब्रिटिशर्स के अंडर थी, उन सब के अपील्स प्राइवी काउंसिल सुनता था। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑलरेडी खत्म किया था, और इस डेट पे रिपब्लिक डे पे बोला कि हाँ भाई ये खत्म ही है, एबॉलिशन सही है, एबॉलिशन सही है, जो एबॉलिशन लाया गया था वो सही है, इसका एबॉलिशन सही होना है। ओके, अब लास्ट में सुन लीजिए, आप यहां पे देख लीजिए। देखो, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसमें क्या क्या था? उसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज कितने हैं? ऊपर भी मैंने बोला प्रियम्बल वो आज भी है, लेकिन प्रियम्बल चेंज किया हुआ है, उसमें चेंजेस लाई गए। अमेंडमेंट एक हुआ, एक अमेंडमेंट आज तक हुआ है, 3 वर्ड्स आए हैं, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और SSI इंटेग्रिटी, हाँ SSI सॉवरेन तो नहीं हो सकता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड। ओके, देखो भाई, मैं आप उसके बारे में समझाऊंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आज कितने आर्टिकल है, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं आपके सामने। ओके, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। टाइम कितना हुआ? ओके 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 ओके, देख लीजिए, ट्रिक का इंतजार आप कर रहे हो, मुझको पता है, मुझको पता है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक है। देख लीजिए, सबसे पहले जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, तो क्या चेंजेस आई, क्या चेंजेस लाई गई? सबसे पहले आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला 389 मेंबर्स होंगे, लेकिन उतने मेंबर्स नहीं थे। तो प्रिंसली स्टेट्स जो पहले नहीं आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और मुस्लिम लीग जो पहले नहीं रहे थे मेंबर, जिन्होंने बाइकॉट किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आए थे, ग्रेजुअली उन्होंने ज्वाइन होना स्टार्ट किया। मुस्लिम लीग भी, प्रिंसली स्टेट्स भी। मैंने बोला ना प्रिंसली स्टेट्स कल कि वो फिल ही नहीं हुए थे। तो धीरे धीरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद, एक्चुअली इंडिपेंडेंस के दौरान ही, वैसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस के थोड़ा टाइम बाद ही आए थे, लेकिन आप ऐसे याद रखो, उतना डीप में मत जाओ। इंडिपेंडेंस के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग ज्वाइन होना स्टार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और जब पाकिस्तान अलग हुआ, मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग ने विड्रा किया था और पाकिस्तान बनाया, लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जब पाकिस्तान बना, अलग हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप हुई 299। ये मैंने कल भी सिखाया है। और 299 में से ब्रिटिश इंडिया के 229 थे, प्रिंसली स्टेट्स के 70 थे। बताया है मैंने, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, सब कुछ मैंने आपको बताया कल, लेकिन वो लेक्चर देखो जिसने नहीं देखा। लेकिन यहीं पे अभी रहो, अभी ट्रिक का इंतजार करो। देखो सर, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, उसने 2 चीजें बोली। सबसे पहले याद रखना, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान ने लाया ना, कैबिनेट मिशन प्लान ने पता है क्या बोला था? बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सवेरियन नहीं है, कभी भी इसको कैबिनेट मिशन प्लान खत्म भी कर सकता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यही बोला कि अब कुछ नहीं चलने वाला, अब हम सवेरियन हैं, आपका वो क्लास डिलीट करते हैं हम, जो आपने रखा था कि ब्रिटिश इसको खत्म कर सकता है। तो इन्होंने बोला, इन्होंने सबसे पहले उसी क्लास को डिलीट किया और ब्रिटिशर्स को बोला अब हम आजाद है, सवेरियन है। आपने क्या रखा था कि अब भी आप कुछ चेंज कर सकते हो, और कोई भी ब्रिटिश का लॉ हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने किया काम, जबरदस्त काम। दूसरा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, एक तो इनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट करती थी 2 बॉडीज। एक बॉडी आपको पता है एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लेकिन कानून कौन बनाएगा? जिस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उस दौरान ब्रिटिशर्स ने कानून नहीं बनाया, उससे पहले ब्रिटिशर्स कानून बना रहे थे। उस दौरान कौन बनाएगा ऑर्डिनरी लॉज कंट्री के लिए, जो कि जरूरी होते हैं? यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज लेजिस्लेटिव बॉडी भी एक्ट कर रही थी। याद रखना, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये ही बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी जिसका काम था ऑर्डिनरी लॉज बनाना। और ऑर्डिनरी लॉज तो बनाना ठीक है, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला जाता है फर्स्ट पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना। डोमिनियन लेजिस्लेचर, डोमिनियन वर्ड क्यों? कल मैंने लेक्चर में बोला डोमिनियन क्यों, क्योंकि अभी इंडिया डोमिनियन ही था आजादी तक, सॉरी आजादी नहीं, आजादी के बाद डोमिनियन हुआ, रिपब्लिक डे तक, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में इंडिया डोमिनियन रहा है। रिपब्लिक डे के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट रहा, इंडिपेंडेंट, सवेरियन, आजाद। डोमिनियन का मतलब होता है ब्रिटिशर्स के हाथ में अब भी था, बाकी चीजें इंटरनली इंडिया फ्री था। ये मैंने कल बोला है। अब
याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेपरेट डेज के लिए मिलती थी फॉर लेजिस्लेटिव चीजें, और सेपरेट डेज के लिए मिलती थी एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना होगा तो अलग दिन मिलेगी, ऑर्डिनरी लॉज बनाने होंगे तो अलग दिन बनेगी। एक ही साथ ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। याद रखना, आपको पता है कौन है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? सर अभी अभी आपने बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मगर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह ये काम कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब राजेंद्र प्रसाद। लेकिन याद रखना, जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रहा था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए, तब मावलंकर इसका प्रेसिडेंट था। याद रखना ये बात, मावलंकर इसका प्रेसिडेंट, राजेंद्र नाथ प्रसाद भी प्रेसिडेंट, अलग अलग डेज के लिए, ओके। अब अलग अलग कामों के लिए, ओके, समझ आ गया आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह जब एक काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन बना इस डेट पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनना ये बंद हुआ। इस डेट पे 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बॉडी एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी खत्म हुई। लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी ये रही कब तक? ऑर्डिनरी लॉज इसने बनाए कब तक? जब तक पार्लियामेंट ना बना, जब तक इलेक्शन नहीं हुए, 17 अप्रैल 1952 तक, क्योंकि 1951-52 में इलेक्शन हुए ना। और पार्लियामेंट बना कब? मई में पार्लियामेंट बना, मई 1952 में पार्लियामेंट बना ना। और पार्लियामेंट का राज्यसभा लोकसभा बना, और प्रेसिडेंट भी, क्योंकि पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट। चलो ये बात बोलनी नहीं थी यहाँ पे, समझ आया ना आपको। जब तक पार्लियामेंट ना बना तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी एज लेजिस्लेटिव बॉडी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक काम कर रही थी एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। सिंपल है, सिंपल है। अब आपको ट्रिक्स समझाऊंगा मैं। आप ये फैक्ट्स कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ट्रिक। आप सबको पता है कि ये जो काम है, इतना सारा काम एक साथ नहीं हो सकता, तो इसलिए कमिटीज बनाए गए। 8 थे मेजर कमिटीज, और भी बाकी सारी कमिटीज हैं। नीचे कमिटीज का नाम आप पढ़ लीजिए, 8 मेजर कमिटीज का नाम आप पढ़ लीजिए, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, बस आप खुद ही पढ़ लेना, और उनके याद रखना कौन चेयरमैन था। लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है, और ड्राफ्टिंग कमिटी जो है, ठीक है, वो कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। आजादी कब मिली? 15 अगस्त। 2 हफ्ते बाद, कितना आसान है, 2 हफ्ते बाद ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, 2 वीक्स बाद। 7 मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसमें से आपको पता है B.R. अंबेडकर तो हेड है, चेयरमैन है इस ड्राफ्टिंग कमेटी का। चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी का? B.R. अंबेडकर, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मैन ऑफ मॉडर्न मैन्यू भी इसको बोलते हैं। इसने मॉडर्न लाइन्स पे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, वो भी हम देखेंगे यहां पे। अब जो बाकी मेंबर्स हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं। ट्रिक क्या है, याद रखना। गोपी एक लड़की है, कृष्णा एक लड़का है। गोपी कृष्णा, इनकी शादी हुई थी, ठीक है। गोपी लड़की, कृष्णा लड़का, शादी हुई थी, ठीक है। शादी के बाद इनका झगड़ा होता है, पता किस पे? आचार पे। आचार पे ये गोपी जो लड़की थी वो तंग आ गई, उसने बोला अरे भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो चली गई साधु के पास, साधु के पास चली गई कि कोई तावीज वावीज दे दे, कुछ दे दे, ताकि ये जो कृष्णा मेरे साथ लड़ाई कर रहा है वो भी आचार पे वो बंद करे। कृष्णा के लिए तावीज लाने गई, तो साधुल्ला के पास जाते जाते बीच में इसको मुंशी मिला। आपने देखा होगा ना, मुंश जो होता है, मुंश दुकानों पे जो कि वो देता है ना, जो कि वो देता है राशन वाशन, मुंश बीच में मिला। और मुंश ने बोला अरे गोपी कहां जा रही हो? गोपी ने बोला ये जो कृष्णा है मेरे साथ रोज रोज लड़ाई कर रहा है, वो भी आचार पे, अब मैं जाऊंगी साधु के पास कुछ तावीज वावीज लाने। मुंशी ने बोला अरे भाई जब आचार दिया तभी लड़ाई की, आचार को मारो गोली, उसको दे दो महादाल। महादाल आपको पता है ना? ओके, महादाल उसको दे दो, आचार छोड़ो। यही है ट्रिक, यही है ट्रिक। अब गोपी के बदले याद रखना गोपाला स्वामी, कृष्णा के बदले याद रखना कृष्णा स्वामी, अंचार के बाद बदले याद रखना कृष्णमाचार्य, ओके। साधु के बदले याद रखना सादुल्ला, मुंशी तो KM मुंशी ही है। महादाल के बदले याद रखना, अरे मैं भूल गया हूं यहां पे लिखना, महादेव, DEV, महादेव लिखना, ओके, महादेव EV लिखना, ओके, मैं यहां पे भूल गया लिखना, EV लिखना पेन से आप, महादेव, ओके। तो ये जो 7 मेंबर्स है, जरा सुनाइए भाई। गोपी, उसका पति कृष्णा, गोपाला कृष्णा, और लड़ाई किस पे हुई? आचार पे।
किसके पास जाएगी ये ताइज लाने? साधु के पास। बीच में कौन मिला? मुंशी मिला। मुंशी ने क्या बोला? आचार को मारो गोली, क्या दे दो उसको? ये जो आपका पति है कृष्णा, उसको दे दो महादाल। बस एक बार ये ट्रिक याद रही, फिर ये आसान है। यहाँ पे भी स्वामी लगाना, यहाँ पे भी स्वामी लगाना, यहाँ पे कृष्णा लगाना, ये क्या है, बाकी तो ठीक है। सादुल्ला महादेव यहाँ पे लिखना। ओके ओके। अब याद रखना, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, लेस देन 6 मंथ्स इन्होंने काम किया। 141 डेज के लिए ही इन्होंने ड्राफ्ट लाया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है भाई। बाकी कमिटीज को छोड़ो, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ड्राफ्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये। अब कुछ और फैक्ट्स हम जान लेते हैं। देख लीजिए, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। मतलब कि 15 अगस्त से पहले पहले, ठीक है। अच्छा, 24 जुलाई 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। लेकिन एक चीज भूल गया मैं यहां पे लिखना, 24 जनवरी 1950 को ही इसी डेट पे नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट होता है। यहां पे लिखना आप, नेशनल एंथम भी नेशनल सॉन्ग भी इसी डेट पे, सेम डेट है। अच्छा, अब मई 1949 में रेटिफाई करता है कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। रेटिफाई मतलब होता है ऑफिशियली कंफर्म करना। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलती है कि इंडिया मेंबर है कॉमनवेल्थ का, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। जब भी ब्रिटिशर्स किसी को कॉलोनी बनाते थे ना, तो उसको वो कॉमनवेल्थ का भी मेंबर रखते थे। तो इंडिया ने बोला चलो हम रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, तो ऑफिशियली कंफर्म कर लेते हैं कि चलो भाई मेंबरशिप है हमारी कॉमनवेल्थ की, इससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती हमारी सॉवरेनिटी पे, हम उसके मेंबर रहेंगे। रेटिफाई मतलब ऑफिशियली कंफर्म करना। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र, इसी डेट पे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और इसी डेट पे राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट फिर से बनता है, ठीक है, फिर से बनता है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा, वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ये सेकंड प्रेसिडेंट था, लेकिन पहला परमानेंट प्रेसिडेंट था। अब मैं आपको ये बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 मंथ और 18 डेज काम करती है। 11 सेशन होते हैं टोटल, और आपको मैंने बताया सेशन और मीटिंग में फर्क। 60 कंट्रीज ये घूमते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, 60 कंट्रीज में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। 114 डेज टोटल ये मीटिंग करते हैं। सेशन 11, मीटिंग 114 डेज। 64 लाख खर्चा होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन याद रखना, मुझे बताओ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ज्यादा डेज मीटिंग की है कि इसने ज्यादा डेज की मीटिंग? ड्राफ्टिंग कमेटी ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बातें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये बातें हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ओके, अब लास्ट में ये आपको समझ में आ गया। अब कमिटीज का नाम आपके सामने, और भी कुछ फैक्ट्स है वो हम कल जानेंगे, क्योंकि बियान राव है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और भी कुछ फैक्ट्स हैं बहुत सारे। किसने डिजाइन दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, किसने इसको डिजाइनिंग दे दी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें वो हम कल देखेंगे। और कल हम क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15 मिनट में, 10 मिनट में पढ़ लेंगे ये सारा कुछ हम, बहुत ही आसान है। और फिर कल ही हम क्वेश्चन करेंगे, लगभग 40, कम से कम 30, 40, 50 क्वेश्चन हम कल करेंगे। मैं देखूंगा इस टॉपिक पे आपको पूरी ग्रिप आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई सवाल आ सकता है। अब जो मेजर कमिटीज 8 है आपके सामने है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, इसको देखिए। इसका चेयरमैन कौन है याद रख लीजिए साथ साथ, और तब तक मैं आपसे बातें भी करूंगा। देखो भाई, ये टॉपिक खत्म हुआ। कल हम इस पे अब लेक्चर आपको देंगे लास्ट वाला, जिसमें आप सीखने वाले हो क्या, कि एमसीक्यूज हम करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई चीज़ रह गई इस मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर रहा है तो नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवाल को इंक्लूड करूंगा। अगर आपका सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा। ये था आज का लेक्चर। ओके बाय। हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक पे? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि क्वेश्चंस पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब सबसे पहले हमको ये पता तो होना चाहिए ना कि हमने क्या पढ़ा अब तक। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने थोड़ा सा पढ़ा हिस्टोरिकल एंगल, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे काम किया और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इनएक्टमेंट वाला डेट, एनफोर्समेंट वाला डेट। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से
कौन से चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग में क्या चेंजेस आई। उसके बाद लास्ट पे हमने ये सीखा कि जो मेजर कमिटीज है उसमें एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, जिसका चेयरमैन है बी आर अम्बेडकर, और बाकी मेंबर्स हमने एक ब्यूटीफुल ट्रिक से सीखे, गोपी और कृष्णा की कहानी से सीखे। अब वो ट्रिक आपको तो याद होगा वैसे, लेकिन 15-20 सेकंड में मैं समझाना चाहूंगा फिर से आपको। गोपी लड़की है, कृष्णा लड़का है, इन दोनों की शादी हुई, बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन ये दोनों लड़ते थे आचार पे, आचार खाते हैं ना उस पे। गोपी तंग आ गई, वो साधु के पास गई तावीज लाने, इस कृष्णा के लिए कोई ना कोई तावीज लाने ताकि ये झगड़ा ना करे। साधु के पास जाते जाते रास्ते में उसको मिला मुंशी। मुंशी ने बोला गोपी को कहां जा रही हो। गोपी ने बोला कृष्णा मुझसे लड़ रहा है रोज आचार पे, इसीलिए अभी मैं जा रही हूं साधु के पास कुछ तावीज वावीज लाने। मुंशी ने बोला अरे भाई आचार दिया इसीलिए ये हालत है, आचार को मारो गोली, उसको महादाल दे दो, अपने पति को महादाल दे दो। देखो, गोपी से गोपाला स्वामी, कृष्णा से कृष्णा स्वामी, आचार्य से कृष्णा आचार्य, साधु से साधुल्ला, मुंशी से के एम मुंशी ही, महादाल से महादेव। पिछले लेक्चर भी मैंने बोला यहाँ पे महादेव फिर लिखना। ओके, यहां तक हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 4-5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। देखिए, हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसका क्रिटिसिज्म हमको पढ़ना है। क्रिटिसिज्म क्या क्या है? लोगों ने बोला कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम, इंडिपेंडेंट, पावरफुल बॉडी नहीं है। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्रिएट किया कैबिनेट मिशन प्लान से, इसीलिए ये पावरफुल बॉडी नहीं है। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब सेशन कंडक्ट करने पड़ते थे ना, उनको परमिशन लेना पड़ता था ब्रिटिश से, इसलिए ये सॉवरेन इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। और भी क्रिटिसिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, उसको लोगों ने नहीं चुना, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं हुआ डायरेक्ट इलेक्शन, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और वो अडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्शन हुआ लेकिन इनडायरेक्ट वाला, मतलब कि प्रोविंशियल असेंबलीज ने उनको चुना, और अडल्ट जो थे प्रोविंशियल असेंबलीज में उन्होंने ही उनको चुना था। ओके, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं हुआ और लोगों ने नहीं चुना। आप कह सकते हो लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज पे हुआ, यूनिवर्सल पे नहीं, लोगों ने डायरेक्टली नहीं चुना, इनडायरेक्टली। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है इस पे। टाइम कंज्यूमिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 मंथ 18 डेज लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 4 महीनों में बना। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टाइम लिया बनाने में, अरे ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने लगभग लिए ड्राफ्ट बनाने में ही। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्ट बनाना, फिर उसके बाद रीडिंग हो जाएगी, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, और लास्ट में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, और इतना टाइम लिया। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने खुद 6 महीने लिए ऑलमोस्ट ड्राफ्ट बनाने पे। इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी को कभी कभी बोलते थे ड्रिफ्टिंग कमेटी भी, ये ड्रिफ्ट करता है, ठीक है ना। ओके, ये काम से ड्रिफ्ट हो रहा है इसका। ओके, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादा कांग्रेस मेंबर थे। ग्रेवाइल ऑस्टिन ने बोला ये 1 पार्टी बॉडी है, 1 पार्टी कंट्री में, और ये 1 पार्टी बॉडी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें 1 पार्टी है, कौन सी? कांग्रेस। कंट्री मतलब इंडिया में भी 1 पार्टी ही ज्यादा रूल कर रहा है, वो कौन है? कांग्रेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 1 पार्टी कांग्रेस, कंट्री में भी 1 पार्टी कांग्रेस, ज्यादा रोल है उन्हीं का। और लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, यह भी एक क्रिटिसिज्म है। इन्हीं की वजह से इनको ज्यादा नॉलेज है, तभी तो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इनके पास ज्यादा नॉलेज है तभी तो बल्कनेस, ज्यादा बड़ा बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। और एक क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनेटेड बाय द हिंदूज ज्यादा इसमें थे। विस्काउंट सिमन ने बोला
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी ऑफ हिंदूज है। विंस्टन चर्चिल ने बोला इसमें वन मेजर कमिटी है हिंदूज, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कुछ फैक्ट्स भी है वो याद रखो। बी.एन. राव है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, या ड्राफ्टिंग कमेटी का भी आप बोल सकते हो। बी.एन. राव ड्राफ्टिंग कमेटी को भी एडवाइस देता था किस तरह ड्राफ्ट बनाओगे, ठीक है ना? ओके, देखो एम.एन. रॉय है ने आइडिया दिया था 1934 में, बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी सिंबल या सील क्या है? एलिफेंट। देखो ना, ASSEMBLY, असेंबली और एलिफेंट के सेम टू सेम ये है, डिजिट्स है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अल्फाबेट्स, लेटर्स है। ओके, उसके बाद आयनगर कौन है? वो सेक्रेटरी है, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इतना हुआ। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको शक्ल किसने दी? उसका डिजाइन की ड्राइंग, शक्ल ना शक्ल ड्रा करना किसने किया? उसको बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन। कौन था ड्राफ्ट्समैन? मुखर्जी। ओके, अच्छा, कैलीग्राफर कौन था? कैलीग्राफर का मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैलीग्राफर। और वो कौन था? लेकिन आप पहले ये जानो ना कि उसने कौन से स्टाइल से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल से। अब कौन था ये बंदा जो कैलीग्राफर था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये कैलीग्राफर था। अब इसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा एक स्टाइल में। इतना ही नहीं, हिंदी कैलीग्राफर, हिंदी स्टाइल ऑफ राइटिंग में किसने हिंदी में लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को? कृष्ण वायदिया। ओके, और लास्ट में अंबेडकर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैन ऑफ मॉडर्न मेन्यू है अंबेडकर। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी ये भी समझा कि कुछ 8 मेजर कमिटीज थे। 8 मेजर कमिटीज पहले जानो, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे। बस 8 मेजर कमिटीज के आपको याद रखने, सिर्फ चेयरमैन। ये माइनर कमिटीज आपको याद, ये जो आपके सामने माइनर कमिटीज है ना, इसको याद नहीं रखना। सिर्फ मेजर 8 कमिटीज के चेयरमैन को याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं है। जहां पे भी यूनियन और स्टेट होगा ना, यूनियन स्टेट होगा, वहां पे चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। यूनियन और नीचे एक जगह स्टेट है, चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ओके, बात खत्म। अब यहां तक समझ आया? उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इस दोनों का सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार पटेल किस किस का? प्रोविंशियल कमेटी, और माइनॉरिटी ट्राइबल और फंडामेंटल राइट्स कमेटी जो है उसका भी सरदार पटेल ही है। ये जो एडवाइजरी कमेटी है, इसमें 5 सब कमिटीज है, वो आपको जाननी नहीं है, और उनके चेयरमैन भी याद मत रखो। अगर रखना चाहते हो तो JB कृपलानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, बन जाता है इंपॉर्टेंट, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर, हाँ, ऊपर ड्राफ्टिंग कमेटी का भी था चेयरमैन, वो कौन है? BR अम्बेडकर। वो तो सबको पता है, हमने अच्छी तरह पढ़ा भी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, दोनों का राजेंद्र प्रसाद है। इसका तो हो गया, दोनों का राजेंद्र प्रसाद है। प्रोसीजर कमेटी, कौन सा प्रोसीजर चलेगा, कैसा प्रोसीजर चलेगा। स्टीयरिंग कमेटी क्या होता है? स्टेयरिंग आपको पता है ना, हैंडल, गाड़ी की स्टेयरिंग, जहां से चलाओगे वहीं से गाड़ी चलेगी। स्टीयरिंग कमेटी का हेड राजेंद्र प्रसाद था, चेयरमैन। ये कमेटी चलाती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि किस तरह से आप चलोगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। स्टीयरिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चलाना, शॉर्ट में। माइनर कमिटीज के आपको याद नहीं रखने। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। टाइम क्या है? ओह, 9 मिनट। अब देख लीजिए सर, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का? कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, किसने बनाई? कैबिनेट मिशन प्लान से, ये तो हमने पढ़ा। क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर फेल हुआ तो कैबिनेट मिशन प्लान से ही बना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अडॉप्ट हुआ, कब हुआ वो अडॉप्ट? बताइए। 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ। अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 में। ओके, किसने प्रिजाइड किया फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किसने प्रिजाइड किया इसको, पहली मीटिंग को? आपको पता है पहली मीटिंग S सिन्हा ने की, जो कि टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट था। सेकेंड मीटिंग पे ही इसको चेंज किया गया था, और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कौन है एडवाइजर ऑफ द एडवाइजर? तो अभी मैंने बोला एडवाइजर कौन है? BN राव। आइडिया होता तो MN राव। ओके,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब से स्टार्ट करना फंक्शन किया? स्टार्ट मतलब पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, हमने तो बहुत डीप में पढ़ा, ये तो कुछ सवाल है ही नहीं। देखो भाई, इनमें से किसने मूव किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि बाद में प्रेम्बल बना कॉन्स्टिट्यूशन का? इस डेट पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया? किसने मूव किया? जवाहरलाल नेहरू ने। हमने तो ये पढ़ा, बहुत आसान से सवाल है। इनमें से कौन सा इज नॉट ए मेंबर, जो कि मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? वल्लभ भाई पटेल तो कमेटी का चेयरमैन है, वो तो मेंबर है। के एम मुंशी भी ड्राफ्टिंग कमेटी का एक बंदा है। अभी हमने देखा कृपलानी भी एक जगह, तो नारायण आएगा आंसर। अभी मैंने बोला ना, कृपलानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब कंप्लीट हुआ? कंप्लीट का मतलब कब बना? फॉर्म, इनएक्ट, अडॉप्ट, एनफोर्स नहीं, कब बना? 26 जनवरी तो नहीं होगा, एनफोर्स हुआ, ये वाला डेट है। ओके, कितने सेशन? 11 सेशन। मैंने आपको समझा है सेशन और मीटिंग में क्या फर्क है। ओके, पहला डे सेशन का किसने चेयर किया? पहले डे पे सर सचिंदर सिन्हा ने। हाँ, जब दूसरी मीटिंग थी उसमें आपको पता है कौन बना था प्रेसिडेंट परमानेंट। कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 साल 11 मंथ्स। अरे ये नहीं है, 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज, बहुत ही आसान है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने ड्राफ्टिंग कमेटी को सेट किया। चेयरमैन कौन था? चेयरमैन बी आर अम्बेडकर था। लेकिन कब ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया? आपको मैंने ये बोला भी है पिछले लेक्चर में, 2 हफ्ते बाद जब आजादी मिली, 15 अगस्त के 2 हफ्ते बाद, 29 अगस्त 1947। चेयरमैन कौन था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने देखा पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7 थे, 6 तो थे, और 7वां कौन था? चेयरमैन। वो कौन था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर और 6 मेंबर, 7 मेंबर आ गए ना। ओके, फर्स्ट सेशन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? जब मिले, पहली मीटिंग हुई, वो तो ये थी। ओके, किसने प्रपोज किया प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वैसे ये क्वेश्चन गलत है भाई, प्रेम्बल तो बाद में आया। ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रपोज किसने किया प्रेम्बल? यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको लिखना था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लेकिन अब हो गया, कोई बात नहीं। आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने समझाया आपको पिछले लेक्चर, आप देख लीजिए, जो नया है वो देख लीजिएगा, पूरे लेक्चर देखो, फिर मजा आएगा। कौन था प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमें तो पता है भाई, इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब 1947 के बाद कौन था? राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही आसान है। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे इलेक्ट हुआ? डायरेक्टली तो लोगों ने नहीं चुना, गवर्नमेंट तो था ही नहीं, नॉमिनेट क्या करेगा? प्रिंसली स्टेट्स ने रिप्रेजेंट किया? नहीं, प्रिंसली स्टेट्स ने आधा था उनका रोल नॉमिनेशन में, लेकिन इलेक्ट हुए बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। ठीक है, ओके। उसके बाद इनमें से चेयरमैन पर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन है भाई? चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फाइनलाइज किया गया? कितने टाइम तक? पहली मीटिंग और लास्ट मीटिंग दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 में बनाना कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्ट, इनएक्ट, फॉर्मेशन। ओके, कितने मेंबर थे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389 कहाँ भाई? अरे क्या हो गया भाई? अच्छा, इनिशियली कितने मेंबर थे? 389 है इसका आंसर भाई। ये गलत है क्वेश्चन, ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 389 मिसप्रिंट हो गया है। 389 इनिशियली 389 है, फिर कितने बने? 299। ठीक है ना, ऐसे ही था ना कुछ, जब 90 मेंबर्स चले गए थे मुस्लिम लीग के। ओके, तो ये भाई गलत है क्वेश्चन, या यहाँ पे आप 389 लिख लीजिए और आप चेक भी कर लीजिए। ये मैंने जूम किया, ये पेपर चेक कर लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। हो जाता है प्रिंट गलत। ओके, उसके बाद कौन है चेयरमैन ऑफ यूनियन? हमें तो, मैंने यूनियन और स्टेट बोला ना, जवाहरलाल नेहरू, बात खत्म। आइडिया किसने दिया? आइडिया तो दिया एम एन रॉय ने, 1927 लिखा है। अरे एम एन रॉय ने आइडिया दिया, लेकिन 1934 में फिर से गलती। आपको पता है आइडिया किसने दिया पहली बार? एम एन रॉय ने पहले आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कब? 1934 में। हमने तो इसको पढ़ा, ये तो गलत है। इसीलिए भाई जब हम पढ़ाते हैं ना, बहुत सारी बुक से पढ़ाते हैं, गलतियां होती रहती हैं। ओके, अच्छा, को किसने चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का? भाई बी आर अम्बेडकर चेयरमैन है, इसमें क्या ज्यादा देखना है? इसमें से आपको बताना है कौन है ट्रू कौन है, सच कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग, हाँ ट्रू आपको बताना है कौन कौन सा है। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड कौन सा ट्रू है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज पे ये बेसिस नहीं था, ये गलत है।
क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइज पे ये बेस था, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस नहीं था, लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस था। मतलब कि इसको चुना असेंबली को किसने, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने, लेकिन वहां पे अडल्ट अडल्ट ही देखे गए जो कि वोट डालेंगे, लेकिन यूनिवर्सल पे नहीं सारे बाहर के लोग वोट डालेंगे। तो ये गलत है, नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, ये अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस था। आईएएस का क्वेश्चन है, इसीलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अडल्ट फ्रेंचाइज से हो जाएगा कंफ्यूजन बच्चों को, अरे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो था नहीं भाई, अडल्ट लिखा है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं लिखा है, लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं लिखा है। ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी एक्चुअली लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज से, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल असेंबलीज में अडल्ट अडल्ट वालों ने वोट डाले, उसी को बोलते हैं लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज। सारे लोग अगर वोट डालते अडल्ट वाले, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, ये गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन हुए, अरे भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, ये भी तो गलत है। मल्टी पार्टी बॉडी थी, हाँ कांग्रेस भी था, बाकी चीज ठीक है। बहुत सारी कमिटीज थी, हाँ भाई बहुत सारी कमिटीज, अभी हमने देखा। ये दो आंसर आएंगे, 3 और 4, 3 and 4 बी वाला। ओके, उसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। हु इज कॉमन फादर, फादर कौन है, फादर कौन है बताओ भाई, बी आर अम्बेडकर फादर है। अब इतने क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाए, अब ये लंबा लेक्चर बन जाएगा, दिखाओ। ओ बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, इतने क्वेश्चन हो गए। अब ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, ये भी आपको आएंगे, ये भी बहुत आसान है। इनमें से आपके सिलेबस के बाहर, इस टॉपिक के बाहर 1-2 क्वेश्चन है, शायद वो नहीं आएंगे। बस मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन है ऐसे जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हैं, वो आपको शायद नहीं आएंगे, लेकिन ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप इनको प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं लगता इस मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ और देखने की जरूरत है। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका टॉपिक क्लियर हो गया। जिस बच्चे ने पहले ये स्लाइड्स नहीं देखे, आपको नहीं पता कितना सारा मटेरियल, कितने सारे बुक्स का मटेरियल है ये, और कितने आराम से मैंने समझाया है। तो बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और बहुत ही डिटेल्ड से मैंने आपको समझाया। तो जाओ फिर से विजिट करो, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ही देखने, 4 ही लेक्चर देखने भाई, सारा खत्म हो जाएगा आपका टेंशन। ओके, कोई सवाल है नीचे कमेंट करो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके बाय।